Welcome, sir. So, bete, yesterday we were doing the applications of Bernoulli's theorem. Applications of what? Bernoulli's theorem. First application was Bunsen-Warner. Second was spray pump or atomizer. Third one, blowing of roofs during storm. Okay, and next one. Yes, write down. Lift of an aeroplane wing or aerofoil. Lift of, next application, lift of an aeroplane wing or aerofoil. A-E-A-I-R-O foil. F-O-I-L. Aerofoil. Lift of an air wing or airfoil. देखो बेटा यार, जो प्लेन का जो विंग होता है ना, उसकी शेप ऐसे बनाई होती है ऐसे. ओके, लाइक दिस. जो विंग होता है उसकी शेप ऐसे होती है. ओके, प्लेन जो है आगे को रन कर रहा है. लिसन नाउ, व्हाट इज दिस? जब प्लेन बेटे एयर में दौड़ रहा है, ओके, तो क्या होगा बोलो शाबाश, हम मान सकते हैं कि ये एयर की क्या है, पाइप है जिसके बीच में क्या जा रहा है, प्लेन जो है रन कर रहा है. ओके, एयर की ये पाइप है जिसका एरिया यहाँ पे कितना है बोलो शाबाश, A1, और यहाँ पे उसका एरिया कितना है, A2. ओके, देखो जो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर यहाँ से जा रही है, ये तो नीचे से जाएगी, इस वाली एयर फॉइल के नीचे से, लेकिन जो थर्ड लेयर है, ये जो इसको शेप दी गई है इसीलिए दी गई है ताकि यहाँ से जो एयर है वो ऊपर को चली जाए और यहाँ से जाए. ओके, और ये यहाँ से चली जाए, ये भी यहीं से जाएगी, ये भी यहाँ. ओके, तो मीन देखो जैसा हमने कहा बर्नौली थ्योरम में पढ़ा था, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा और यहाँ पे एरिया क्या है, कम है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2. तो जहाँ पे एरिया कम हो जाता है वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, और जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, मैंने कल पेपर से बताया था आपको, वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम है ना. तो नीचे प्रेशर में क्या होता है, नीचे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ओके, और जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ओके, तो जैसे जैसे एरोप्लेन स्पीड पकड़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे एयर की स्पीड क्या हो जाएगी, और इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और वो फिर अपलिफ्ट कर जाता है. ओके, अब अपलिफ्ट करने के लिए जो प्लेन होता है ना, अगर प्लेन को नीचे से देखें मान लो या ऊपर से उसको देखें, तो प्लेन ऐसा होता है कुछ, है ना, ऐसा तो होता है. तो प्लेन ऐसा होता है कुछ. ओके, ये इसके विंग्स है, ए वाले ये विंग्स है. ओके, अब देखो विंग्स का एरिया अगर ए होगा और नीचे प्रेशर पी होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर इनटू एरिया ना. तो आपने देखा होगा जैसे फाइटर प्लेन्स होते हैं, ओके, या दूसरे जो होते हैं ड्रोन होते हैं या और प्लेन्स होते हैं, तो उनका जो एरिया वाला जो विंग होता है इसका एरिया ज्यादा चाहिए होता है ना. जितना लोड उस प्लेन ने उठाना है उसके हिसाब से उसके विंग्स का एरिया दिया जाता है. ओके, क्योंकि प्रेशर तो चलो सब में सेम आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पीड सबको सेम आ जाएगी, लेकिन एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स या अपलिफ्ट जो होगी उतनी ज्यादा होगी ना. आपने देखा होगा आजकल हरक्यूलिस C-100 जो इंडियन जो एयरफोर्स है वो उधर डोकलाम में लेके जा रही है रसद पानी. ओके, तो उसमें जो है 3-3 टैंक डाल देते हैं, एक टैंक का वजन होता है 50-52 टन, तो लगभग 150 टन के 3 टैंक एक प्लेन में लेके जा रहे हैं, तो 150 टन का तो टैंक ही है, बाकी प्लेन का भी वजन है, तो उसको देखो अपलिफ्ट करना, तो उसके विंग्स का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एरिया. जितना ज्यादा एरिया विंग्स का होगा उतना ज्यादा अपलिफ्ट मिलेगा. और ये जो प्लेन होता है ना, प्लेन इसका जो फ्यूल होता है वो भी टैंकी विंग्स के बीच में बढ़ाई होती है. ओके, टैंकी होती है इसकी विंग्स के बीच में बढ़ाई होती है. ठीक है, हाँ, ताकि ये जो प्लेन है, ठीक है, इसका और टैंकीज के बीच में ना इंटरनली इनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है. कहीं ऐसा ना हो भाई एक टैंकी का फ्यूल पहले खत्म हो गया, एक का क्या हो जाएगा,
ओके, एक का पहले फ्यूल खत्म हो गया और एक का खत्म नहीं हुआ, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो फिर जब प्लेन उड़ेगा तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कारण उसमें क्या आएगा, टर्न आएगा और प्लेन जो होगा फिर घूमने लग जाएगा। ओके, ताकि जब प्लेन उड़ता है तो फ्यूल का लेवल टैंक्स में क्या रहे, सेम रहे, और वेट का जो बैलेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहे, एक जगह रहे। ओके ओके, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के सेंटर से हिल गया तो इसमें टर्न आना ही है। ओके, नेक्स्ट बेटा यस राइट डाउन, स्पिनिंग एक्शन ऑफ अ बॉल, स्पिनिंग ऑफ अ बॉल और मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ अ बॉल और मैग्नस MAGNUS मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल और मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल और मैग्नस इफेक्ट। अच्छा देखो बेटा, आपने सुना होगा ना, अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे सेंचुरी की मोस्ट स्पिन बॉल, ओके, तो आपको शेन वॉर्न की बॉल आएगी। मतलब वो बॉल जो होगी वो बैट्समैन ने इसलिए छोड़ दी, वो बॉल जो थी लगभग 1.5 मीटर दूर थी ना, और बैट्समैन भी हैरान, सारी दुनिया हैरान, बॉल 1.5 मीटर से घूम के आई अंदर को ना। ओके ओके, वो स्पिन जो हुई वो बॉल के ग्राउंड से टच करने से हुई है ना। ये जो हम स्पिनिंग पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, वो स्पिनिंग बॉल है ना। ये देखो यहाँ पे 3 विकेट है। ओके सर, फास्ट बॉलर होते हैं, ठीक है, वो दोनों तरफ स्विंग करा लेते हैं बॉल को, जिसको बोलते हैं स्विंग हुआ ना। मींस बॉलर जो होगा, देखो यहाँ से बॉल फेंकेगा और बॉल यहाँ से सीधी जाएगी ऐसे ऐसे, लेकिन बैट्समैन सोचेगा कि बॉल जो है यहीं पे आ रही है, क्योंकि बॉल धीरे धीरे थोड़ी आती है, एक दो दो कदम लेके ना, वो तो 1 सेकंड से भी लेस का टाइम होता है बॉलर के हाथ से रिलीज हुई और बैट्समैन को क्रॉस करके जाती है ना। इसी टाइम में जो बॉल होती है, वो जो बॉलर होता है वो उसको कुछ ऐसे फेंकता है वो घूमती जाती है और यहाँ पे उठा रहा है, या तो इसको बोलते हैं इन स्विंग, या फिर दूसरा और बॉलर होता है वो उसको कर लेता है। अब बैट्समैन को पता नहीं होता कितना स्विंग होगा, स्विंग तो होगा लेकिन कितना होगा। अब 1 डिग्री का भी स्विंग अगर गलत हो गई तो बैट के कोने से बॉल लगेगी, वो कैच भी जा सकता है या नहीं जा सकता। ओके, तो बैट्समैन जो बॉलर होता है ना, ठीक है, वो हमेशा उसका टारगेट 6 बॉलों से 1 बॉल पे ऐसा होता है सीधा विकेट पे फेंके ना, क्योंकि सीधा विकेट पे फेंकेगा तो बैट्समैन ने तो ट्राई की है, वो तो हर एक को हिट करेगा ना। लेकिन जब वो विकेट के बिल्कुल क्लोज फेंकेगा लेकिन बाहर वाली साइड में, तो फिर बैट्समैन को चकरना होना पड़ेगा, क्योंकि ओपन शॉट नहीं खेल सकता। एक तो स्विंग है और ऊपर से क्या होगा, वो शॉट जब वो शॉट खेलेगा तो बैट का जो किनारा होगा वो लग जाएगा ना। ओके, और अगर मान लो सपोज करो मैं एक फास्ट बॉलर हूं और मेरे को 5 विकेट मिल गया लेकिन सीधे बोल्ड, और 1 विकेट मेरे को मिला ऐसा जो मैंने बॉल को स्विंग करा के लिया, तो मेरे उस विकेट की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, समझे। अगर मैंने बोल्ड करके विकेट लिया है और 1 विकेट ऐसा मिल गया जिसमें बैट्समैन को पता ही चला, मतलब बैट्समैन ने बड़ी अकेली बॉल, लेकिन बॉल को पता नहीं क्या हुआ, सीधी ना बैट से टकराई ना गई, विकेट में नहीं गई, लेकिन बैट्समैन ने अपना फ्रंट फुट सामने रखा, बॉल स्विंग होके बैट में नहीं गई, फ्रंट फुट पे लगी, एलिमिनेट होगी, समझ गया आप। हाँ, तो स्विंगिंग एक्शन कैसे होता है देखना, एक नाम सुना होगा आपने, कुक्का बुरा बॉल है ना, कुक्का बुरा बॉल। ओके, जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, क्रिकेट की बॉल आपको पता है 2 जोड़ होता है, स्पिन जोड़े होते हैं। यहाँ पे जो होता है थ्रेडिंग होती है बॉल की, यहाँ पे जो होती है थ्रेडिंग होती है बॉल की, ओके, और जो कुक्का बुरा बॉल होती है, ठीक है, उसमें जो थ्रेडिंग है ना उसमें, लेकिन उसकी थ्रेडिंग उसके सरफेस के बीच में होती है ना, मतलब उसको टच करने से पता चलता भी कहाँ पे थ्रेडिंग है, और जो थ्रेडिंग वाली है तो वैसे पता लगता है थ्रेडिंग है ना। अब जो थ्रेडिंग वाली बॉल है उस बॉल से स्विंग कराते हैं ना। आपने देखा होगा जब भी बैट्समैन के पास बॉलर आती है, सॉरी क्या होता है उसको, बॉलर के पास बॉल आती है या फील्डर के पास बॉल आती है, तो हमेशा वो बॉल की एक साइड को बड़े जोर से चमकाते हैं ना। पूरी बॉल जो होती है वो एक साइड को चमकाते हैं, ठीक है, जैसे बॉल की जिधर स्टेप लगी होती है कंपनी की, या तो उस साइड को चमका लो या दूसरे को, वो उनका अपना होता है ना कि कौन सी साइड चमकानी है, बताते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बैट्समैन होता है उसको पता होता है कौन सी साइड से पकड़ी है ना। ओके, अब देखना बेटा, जब ये बॉल ना ऐसे जाएगी, देखना इसको फेंकेगा जब इस बॉल को, ओके, तो वो घूमती फेंकेगा, ऐसे घूमती है, ओके।
ओके, अब देखना जो थ्रेडिंग जो है इस वाली जो बाहर वाली साइड थ्रेडिंग है, ये थ्रेडिंग ऐसे बॉल घूमती जा रही है, ऐसे बॉल ऐसे घूमती जा रही है, तो एक वाले जो थ्रेड है धागे ये एयर को खींच रहे हैं, और जो परली साइड वाले धागे हैं वो एयर को धक्का दे रहे हैं बार बार। तो देखो परली साइड वाले जो थ्रेड है वो एयर को धक्का दे रहे हैं, आगे को इधर वाले खींच रहे हैं, तो इसका मतलब इधर एयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो जिधर प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम होता जाएगा और बॉल उधर होती जाएगी। अगर वो बॉल को ऐसे फेंकेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब ये वाले बॉल अपोज करेंगे एयर को ना, और परले वाले एयर को क्या करेंगे, खींचेंगे थ्रेडों पे, तो बॉल फिर बाहर हो जाएगी ना। ये सम टाइम क्या होता है, वो सीधा वर्टिकल बॉल को उड़ा देता है, बॉल को वर्टिकली मीन ये जो थ्रेड है ये आगे जा रहे हैं, ये एयर को क्या करेंगे अपोज और ये एयर को खींच लेना। ओके, तो बैट्समैन को लगता है कि जो बॉल है वो विकेट के ऊपर से जा रही है ऐसे, लेकिन वो जैसे वो डर जाता है। क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन बेटे कुछ हो। थैंक यू मैम। हाँ तो बेटे अब हम पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स और टॉरिसिलिस लॉ। एफ्लक्स होता है, ये इतना बड़ा ड्रम है, ठीक है, कंटेनर है, इस कंटेनर में एक वेरी फाइन होल हमने बनाया हुआ है, इस वेरी फाइन होल को बोलते हैं हम एफ्लक्स। और जब इसमें हम लिक्विड को कंटेन करेंगे तो यहाँ से लिक्विड बाहर को आएगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या होता है उसको, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ओके, तो देखो बेटा अब यहाँ से जो वेलोसिटी है वो जा रही है, ठीक है, कितना इसकी वेलोसिटी अब v2 है, दैट इज इक्वल टू v, और जब से पानी बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम का जो वाटर का लेवल होगा क्या होगा, लिक्विड का धीरे धीरे कम आएगा, लेकिन हम उसको नेक्ड आई से नहीं पता चलेगा ना, तो इसलिए इसकी जो v1 वेलोसिटी है इसके नीचे आने को दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ पे जो प्रेशर है कितना, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, p1 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट p, और यहाँ जो p2 का प्रेशर वो भी कितना है, जब एफ्लक्स यहाँ बाहर आएगा तो प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक। Let the height of the level from the orifice is h. Let the height of this is what, h. Okay, और इवन h1 is equal to h, और इस लेवल से orifice की हाइट कितनी है, वो h2 is equal to what, 0. Height of the orifice from the level of orifice is equal to what, 0, and height of this, इसके दो ट्यूब के दो एंड बन गए ना, एक से पानी आ रहा है दूसरे से पानी क्या हो रहा है, जा रहा है ना। ओके, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम वी नो p1 upon rho plus gh1 plus 1/2 v1 square is equal to p2 upon rho plus gh2 plus 1/2 v2 square। हल किया था हमने। ओके, नाउ बेटे यहाँ पे v1 कितना है, तो v1 की जो टर्म है वो 0 हो गई। ओके, एंड h2 कितना है बोलो सास, h2 की जो टर्म है वो कितनी हो गई, 0। ओके, सो देयरफॉर एंड p1 इज इक्वल टू व्हाट, p2 इज इक्वल टू p है ना, so therefore we can write p upon rho plus gh1 is equal to p upon rho plus 1/2 v2 square। अब p upon rho दोनों टर्म तो कैंसिल। ओके, so therefore we have v2 is equal to 2gh, इसको h1 नहीं लिखूंगा मैं, h लिखूंगा बिकॉज़ h1 को हमने कितना लिया है, h, 2gh root, 2gh root। ओके, लिसन, टॉर्रिसेल्ली का जो लॉ हो क्या बोलता है, देखो जितनी वेलोसिटी स्पीड इस एफ्लक्स की है वाटर के निकलने की, लिक्विड के निकलने की बार को, लिसन बड़े ध्यान से बेटा, इसकी वेलोसिटी आप सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड होगी, और मैं एक स्टोन यहां से ड्रॉप करता हूं, तो जब ये इतनी हाइट को कवर करके नीचे आएगा तो इतनी हाइट पे जब पहुंचेगा तो स्टोन की स्पीड भी कितनी होगी, 2 मीटर ना, समझिए। तो ये जो एफ्लक्स की जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द एफ्लक्स। जितनी इसकी हाइट होगी प्रेशर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, कह रहा है राइटर टॉर्रिसेल्लीज लॉ, it states that
it states that the speed of efflux, EFFLUX, the speed of efflux is the same as that acquired by a body falling through a height h. This is called Torricelli's law. Yes, okay, next. Yes. Next number is 6 or 7? 7. Yes, write down. Blood flow and heart attack. Blood flow and heart attack. Hypertension. Write down hypertension. Oblique hypertension. अब देखो बेटा, जो हमारा हार्ट की वॉल्व है, हार्ट की जो वॉल्व है, ओके, अगर मान लो टांग में कोई आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक थोड़ी होगा, समझ गए? जो हमारा हार्ट होता है ऐसे वाला हार्ट होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है ना, मेरा ऐसे ही खराब हो रहा है, ठीक है? तो जो हमारा हार्ट होता है ना, ये ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे पंपिंग करता है ना, तो इसकी जो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स के बीच में क्या है? वेन्स है ना, तो सॉरी आर्टरीज है ना, मतलब हार्ट के मसल को तो ब्लड चाहिए, तो हार्ट के मसल्स के बीच में क्या है? ये जो वेन है, इन वेन्स में अगर ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज कैसी होती है? बिल्कुल स्वस्थ हार्ट है उसकी तो नस ऐसी होगी ना, ओके, लेकिन आजकल खाने पीने की वजह से, खाना पीना मतलब देखो हमारा बिगड़ चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसमें कैस्ट्रोल वगैरह जो था बढ़ जाता है, जम जाता है और ऐसे ब्लॉक हो जाती है, ओके। अब बढ़ गई बर्नौली तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे जहाँ पे एरिया कम होगा वहां प्रेशर क्या होगा? कम। वहां प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो जो हार्ट की वॉल है, वॉल के ऊपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा होगा ना, प्रेशर ज्यादा होगा तो ये और क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, जैसे जैसे और कम होगी तो प्रेशर और क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझ गए? और अगर मेरी तरह किसी को हाइपरटेंशन है, 24 घंटे घर में रहता है ना, मतलब ओके, तो फिर जितना हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा ना, जितना ब्लड प्रेशर हाई होगा उतनी यहाँ पे स्पीड ऑफ ब्लड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना, स्पीड ऑफ ब्लड जब ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर और कम हो जाएगा ना, एंड दैट लीड्स टू व्हाट? द ब्लॉकेज ऑफ दिस आर्टरी, ओके। और हार्ट के मसल को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा, और हार्ट जो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, क्या होते हैं उसको? हार्ट अटैक। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उसके लिए? जाते हैं जब ठीक है हार्ट अटैक आ जाता है या किसी को, पहले ऐसे नहीं आता है एकदम, इसके कुछ लक्षण होते हैं ना, सिम्टम्स होते हैं जो महीना पहले, 2 महीने 4 महीने पहले आने लग जाते हैं, और फिर भी हम परवाह ना करें तो फिर आता एकदम ही है ना, ओके। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे पसीना वगैरह बहुत ज्यादा ना वगैरह वगैरह कहीं कुछ होता है ना, बेहोशी आ गई। मेरे को जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरे को मतलब चल वो बाइक पे चलते चलते मेरे को ऐसा लगा जमीन हिल रही है ना, फिर उसके बाद मैंने बाइक खड़ी कर दी, मैं ऊपर बैठा आधा घंटा में पसीना पड़ा रहा, लेकिन मैं बेहोश था। या गेट के पास वो मूंगफली वाले ने उठाया था ना, जनरेटर के पास है, 2013 के। तो यहाँ पे अब देखो बेटा, डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो हमारी नर्व्स है ना, लेग हो जाती है मेन नर्व, उसमें फिर वो पंचर करके ऊपर को तार डालते हैं ना हार्ट को, वायर, उस वायर के बीच में बहुत सारी क्या होती है फंक्शन होते हैं ना उसमें, नीडल में, और उस नीडल के बीच को फिर उस नीडल को यहाँ भेजना, यहाँ इन आर्टरी में से, अब वो हमें वो टीवी के ऊपर दिखती रहती है वायर जाती, ब्लैक ब्लैक है ना, लेकिन वो कौन सी आर्टरी है ये डॉक्टर को पता होगा, रेडियोलॉजिस्ट हो ना जिसने पढ़ा है। हाँ, तो अगर किसी में ब्लॉकेज होती है तो ऐसे कुछ चलता जाता है, समझ गए? तो फिर वो आपसे परमिशन ले लेते हैं कि क्या हम इसको खोलने की ट्राई करें, आपके साथ जो गया है ना कोई, उसमें लेते हैं, कंसेंट लेते हैं कि क्या हम इसको खोलने की ट्राई करें। अगर ट्राई करेंगे तो खुल भी सकती है, और ज्यादा ओवर ट्राई हो गया तो फट भी सकती है, समझ गया आप? ओके, तो आगे कोशिश करते हैं, मतलब जितना कोशिश हो जाए, अगर तो नहीं खुले तो फिर हार्ट की सर्जरी, उसके बाद तो वो इलाज है ही नहीं है।
हार्ट की सर्जरी होगी, फिर इसको काटेंगे, इसकी जगह दूसरी नब्ज डालेंगे, फिर हार्ट को दोबारा जोड़ देंगे। यहाँ पे तार लगा के ऐसे लगाते हैं तारे, जाली वाली तारे यहाँ। ओके चलो, ओके बेटा। तो ये होता है हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो में जो हार्ट अटैक कैसे होता है, या हाइपरटेंशन भी होता है ना, ठीक है। हाइपरटेंशन अच्छा नहीं होता ना, समझिए। ब्लड कहीं होता है, मतलब ब्लड जो होता है जब बढ़ जाता है, और जो होता है डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, तो जो ऊपर वाला होता है उसको क्या होते हैं, अपर जो होता है, चलो मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो अगर मान लो 180 तक चला गया, तो इसका मतलब वो बंदा बेंच पे भी बैठ सकता है। खड़ा तो क्या उसने बेंच पे बैठ सकता हूँ, इवन बेड पे भी सो सकता, उसको लगे जैसे बेड अब गिरा गिरा गिरा, उसको एकदम फिर मेडिकेशन देनी पड़ेगी, वो भी हॉस्पिटल को एडमिट कराना पड़ेगा, समझिए। फिर उसका वो कंट्रोल करेंगे 2 या 3 दिन में, जैसे कंट्रोल होता है फिर मेडिकेशन हो जाती है, परमानेंट चल पड़ती है मेडिसिन। चलो नेक्स्ट बेटे आइटम 8, वेंटुरीमीटर और फ्लोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटुरीमीटर और फ्लोमीटर, VENTURI, वेंटुरीमीटर और फ्लोमीटर, वेंट्रीमीटर और फ्लोमीटर। ओके, ये जो वेंट्रीमीटर है ये भी एक पाइप है। ओके, दिस इज अ पाइप लाइक दिस एंड लाइक दिस। एक एंड से लिक्विड जो क्या करता है, इनलेट, एंड दिस इज व्हाट, आउटलेट। ओके, इनलेट एंड आउटलेट। मींस इसको यूज किया जाता है कहां पे जो है ब्लॉकेज है ना, जहां पे ब्लॉकेज होगी वहां पे बता देगा, ठीक है। लिसन, अब बेटे इस वेंट्रीमीटर के साथ हमने ये यू ट्यूब जोड़ी है ना, क्या जोड़ी है, यू ट्यूब जोड़ी है यहाँ पे, यू ट्यूब इज द यू ट्यूब, यू ट्यूब। ओके ओके, अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ द वेंट्रीमीटर पाइप है दैट इज व्हाट, A1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, V1, और ये जो फ्लो है इसका हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितनी है, V2, और यहाँ पे एरिया ऑफ जो वेंट्रीमीटर कितना है, A2, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर कितना है, अब P1 ज्यादा होगा P2, P1 ज्यादा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, इसलिए बेटे होता क्या है, पहले जब फ्लूइड फ्लो कर रहा था हमने इसमें क्या पढ़ा हुआ था, एक लिक्विड पढ़ा था, तो लिक्विड का क्या है, लेवल सेम था, लेकिन जैसे इसमें फ्लूइड का फ्लो चला तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना। ओके, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ से लिक्विड जो है वो नीचे आ गया, और यहाँ पे लिक्विड ऊपर चला गया। ओके, और that is difference between the heights of the liquid level is h, कितना लेवल का डिफरेंस है, h। ओके, कितना लेवल का डिफरेंस है, बोलो शाबाश, h। ओके, और ये जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन एरिया A1 की और एरिया B2 की सेम है ना। ओके, therefore height of this from the ground h1 is same as that of h2, is same as that of what, h2। so therefore according to what, और नॉलेज क्यों ये चल गया आपको पता, लिक्विड क्यों चढ़ गया कहां पे, हाँ हाँ, नहीं नहीं कैसे, मतलब मैं समझ रहा हूँ, जो एरिया A1 से लिक्विड डालेंगे वो उसके ट्यूब में हाँ जाके मिलेगा, नहीं यार मैं क्या लगा दूंगा, ये क्या पे अब इसमें क्या होगा, इसमें लिक्विड ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, अब तो दोनों ट्यूब लग गए, समझिए आप। तो देयरफॉर यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, h, आप ऊपर लगा दो नीचे लगा लो ना, समझिए। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू नॉलेज P1 अपॉन rho प्लस, बोलो बेटा जी, GH1 प्लस 1/2 P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 अपॉन rho प्लस GH2 प्लस 1/2 P2 स्क्वायर।
लेकिन H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H, तो GH1 GH2 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, तो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास P1 अपॉन रो प्लस 1/2 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। ओके, और P1 minus P2 is equal to 1/2 into rho into what, V2 square minus P1 square, or it is equal to P1 minus P2 is equal to 1/2 into rho into V1 square into V2 square divided by P1 square minus 1. Let this is equation number 1. Okay, if the liquid in the U tube is of density m, delta m, sorry, rho m, then we know pressure difference P1 minus P2 आ गया। ये pressure difference बताएगा h rho जी है ना, is equal to what, sorry, P1 minus P2 is equal to h rho of the medium है ना, जो होगा P। This is equation number 1, 2, equation number 1 and equation number comparing what, comparing 1 and 2. So we have, what you have, V1 is equal to P1 square is equal to 2h rho mg divided by rho raised to power nothing divided by V2 square upon V1 square minus 1. ओके, ओके बेटा जी, ये आ गया। सो देयरफॉर V1 is equal to 2h rho mg divided by rho raised to power 1/2. Okay, divided by what, V2 upon V1 square minus 1 raised to power 1/2. Okay, okay, according to the equation of continuity, we know A1 upon A2 is equal to V2 upon V1. Okay, so replacing V2 by V1 by A1 upon A2, we get V1 is equal to 2h rho mg divided by rho raised to power 1/2 into A1 square V2 upon V1 A1 A1 square upon A2 square minus 1 raised to power minus 1/2 इंटू कर दिया ना, इसलिए माइनस आ गया। अगर आपने डिवाइड करना तो हाफ रहेगा। ओके, लिसन बेटा, अब इसके बाद अगर ये दोनों लिक्विड जो इसमें वेंटिलेटर फ्लो कर रहा है और इन ट्यूब में जो है वो सेम ही है, तो डेंसिटी क्या होगी, सेम। तो उस केस में रो एम से रो क्या हो जाएगा, इसके आगे लिखना अपने, इफ liquid in the ventrimeter and the U tube are same, then rho m is equal to rho k. Therefore V1 is equal to 2hg raised to power 1/2 divided by A1 square upon A2 square minus 1 raised to power 1/2. Okay, okay beta ji, yes friends, online friends, Yes, sir. any doubt? So beta, these are the applications, 8 applications of Bernoulli theorem. Okay,
और भी इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं टाइम टू टाइम, जैसे आगे कोर्स में आएगा, ठीक है, इस अगले चैप्टर में अगले बुक में आएगा, तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ में। ओके, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एयर फॉइल का बताया, विंग्स का बताया, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो बुक्स में नहीं होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट या लॉ या प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर है, तो आप फिजिक्स को डेली लाइफ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप। ओके बेटा, हाँ, सो नाउ यस, गो टू योर बेटे एनसीईआरटी, वहां पे एक पेज है न्यूमेरिकल है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी बेटे, इसको बेंटोमीटर को ऑरिफाइस को आपने ध्यान से रीड करना। ओके, कल जो है हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे 2-3 न्यूमेरिकल्स में। इसकी ये ज्यादा इक्वेशन का ये यूज होता है, इसी इक्वेशन का ज्यादा यूज होता है। ओके, जो बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन है यही चलती है बेंटोमीटर में। ओके, हाँ, यस, या फिर ये भी चल पड़ती है जो अभी रिजल्ट निकाला हमने, व्हाट इज द वेलोसिटी। ओके, v1, यस, राइट डाउन। हाँ, तो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी में देखना बेटे, वहां पे एक न्यूमेरिकल है, terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil is of oil at 20 degrees Celsius is 6.5 centimeter per second. This is on page number 260. Page number beta 260. Compute the viscosity of the oil is at 20 degrees Celsius. Density of oil is 1.5 into 10 raised to power 3 kilogram per cubic meter, and density of copper is 8.9 into 10 raised to power 3. अब बेटे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी में उसको लेते हैं हम रो, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको लेते हैं सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है कॉपर की कितनी है, बोलो शाबाश, यस, density of copper, that is that rho is equal to copper is given to you, it is equal to 8.9 into 10 raised to power 3 kilogram per cubic meter. Okay, and that of what, ऑयल की जो डेंसिटी है, कंप्यूट विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल इज सिग्मा, that is of oil is equal to what, 1.5 into 10 raised to power 3 kilogram per cubic meter. One more thing is given, yes, velocity is given how much at 20 degrees Celsius, 6.5. terminal velocity है ना, terminal velocity is equal to 6.5 meter per second, 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, सो मीटर में बन जाएगी बेटे, बोलो शाबाश, 0.5 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा गया बेटे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, वी नो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 into what, rho minus sigma into g divided by what, eta, okay, into r square. So therefore eta is equal to what, it is equal to 2r square into sigma minus rho minus sigma into g divided by 9 into terminal velocity. Okay, radius is also given to mm, 2 into 10 raised to power minus 2 centimeter. Okay, so putting the value of r, rho, sigma, g, you can take 9, 10, not given here, right? Divided by 9 into terminal velocity is also given 6.5 into 10 raised to power minus 2.